औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने इब्न खल्दून के हवाले से पढ़ना है। इब्न खल्दून न सिर्फ मुस्लिम दुनिया का बल्कि यूरोपियन वर्ल्ड का भी यूरोपियन वर्ल्ड के लिए भी बड़ी अहमियत का हामिल है। इब्न खल्दून पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। पास पेपर में मुस्लिम फ़िलासफ़र्स में से जिन फ़िलासफ़र में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं उनमें इब्न खल्दून नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा इब्न खल्दून से आए हुए हैं। और इब्न खल्दून जो है, इसकी जो थीरीज़ हैं इनको हम बाकी सब्जेक्ट्स में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और बाकी सब्जेक्ट में तभी हम इनको यूटिलाइज़ कर सकेंगे जब इसकी थीरी को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। इब्न खल्दून बड़ी अहमियत का हामिल फ़िलासफ़र है, और इसकी अहमियत को आप रोज़ेंथल की इस कोटेशन के थ्रू समझ सकते हैं। वो कहता है, एज अ थ्योरिस्ट इन हिस्ट्री इब्न खल्दून हैड नो इक्वल इन एनी एज और सेंचुरी। किसी भी वक्त में, किसी भी सदी में कोई थ्योरिस्ट ऐसा नहीं गुजरा जो इब्न खल्दून के मद्दे मुकाबिल हो, इब्न खल्दून जैसा काबिल हो। ठीक है, ये रोज़ेंथल कहता है द मेडिवल मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर्स। ठीक है, इसके अंदर ये बात करता है। इससे आप इब्न खल्दून की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इब्न खल्दून की डिफरेंट थीरीज़ हैं, लेकिन हमने जो थीरी ऑफ स्टेट है इसको ज़्यादा डिटेल पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इब्न खल्दून की जो थीरी है इसके पीछे क्या कंटेक्स्ट था जो डिफरेंट थीरीज़ ने दी। ये सब के लिए ओवरऑल कंटेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। असल में इब्न खल्दून का जो ताल्लुक़ था ये 14th सेंचुरी से है। वो अंदुलिशिया की एक फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, जिसको जब मोरिश एम्पायर को स्पेन से निकाला गया था तो इसकी फैमिली को भी निकाल दिया गया था। ठीक है, अपनी यूथ के दौरान इसने डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर सर्व किया था, ट्यूनीशिया से लेकर कायरो तक। ठीक है, ट्यूनस से लेकर मिस्र तक डिफरेंट कोर्ट्स में ये सर्व करता रहा उस टाइम पे। तो इसकी जो सर्विस थी उसने इसको इस काबिल बनाया था कि ये डिफरेंट एम्पायर्स के राइज एंड फॉल को देखे और उनके ऊपर अपना एनालिसिस कायम करे। ठीक है, उसके बेस पे इसने थियरी ऑफ हिस्ट्री भी पेश की। इसकी थियरी ऑफ हिस्ट्री की जो बुक्स इसने लिखी वो बाकी जो हिस्टोरियंस हैं उनसे ज़रा हट के हैं, क्योंकि इसने हिस्ट्री का जो अंदाज़ अपनाया है उसमें बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। वो हम आगे इसकी हिस्ट्री की थीरी को थोड़ा स्टच करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ें इसने बताई हैं। अच्छा जी, इसकी जो डिफरेंट थीरीज़ हैं उनमें है एक थीरी ऑफ हिस्ट्री है, थीरी ऑफ स्टेट है, और थीरी ऑफ पॉलिटिकल इकॉनमी है, थीरी ऑफ वार है। इनमें से थीरी ऑफ स्टेट को हम ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन पेपर में इसमें से ज़्यादा आते हैं। बाकी को बस थोड़ा थोड़ा देखेंगे। और थीरी ऑफ हिस्ट्री को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थीरी ऑफ हिस्ट्री जो इब्न खल्दून की है, इब्न खल्दून के मुताबिक जो हिस्ट्री है ना वो एक्चुअली ह्यूमन सोसाइटी की ग्रोथ और डिके का रिकॉर्ड है। ह्यूमन सोसाइटी के डिफरेंट कल्चर्स, उनके रिलेशनशिप का रिकॉर्ड है, उनके जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी उनका रिकॉर्ड है। ठीक है, वो हिस्ट्री को एक्चुअली मैं साइंस समझता है। हिस्ट्री को वो दो रीजंस की वजह से साइंस कहता है। पहली रीज़न ये है कि हिस्ट्री हमें ह्यूमन सोसाइटी की स्ट्रक्चर के हवाले से बताती है कि डिफरेंट टाइम्स के अंदर ह्यूमन सोसाइटी का स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता रहा, किस तरह से था। दूसरा, ये बताती है कि डिफरेंट नेचुरल एंड सोसाइटल जो लॉज हैं जो ह्यूमन सोसाइटी को गवर्न करते हैं वो किस तरह से वर्क करते थे, उनके हवाले से भी हमें बताती है हिस्ट्री। तो इसलिए ये हिस्ट्री को इन दो रीजंस की वजह से साइंस बोलता है। ठीक है, इन दो रीजंस की वजह से वो साइंस बोलता है, एक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी के हवाले को देखते हुए और दूसरा नेचुरल एंड सोसाइटल लॉज को देखते हुए। ठीक है, इनकी बेस पे ये इसको क्या बोलता है, साइंस बोलता है, साइंस। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं इसकी थ्योरी ऑफ स्टेट को देखते हैं। थ्योरी ऑफ स्टेट को इब्न खल्दून 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। वो 3 हिस्से कौन से हैं? एक स्टेट की बर्थ, एक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के स्टेज ये कैसे डेवलप होती है, कैसे इसका राइज होता है, फॉल होता है, और ये अरूज पे कैसे पहुंचती है, और आखिर में इसकी हमने टाइप्स ऑफ स्टेट देखनी है। सबसे पहले हम बर्थ ऑफ स्टेट को देखते हैं। स्टेट पैदा कैसे होती है। अच्छा, इसका जो स्टेट का
कि बर्थ के हवाले से कंसेप्ट है, वो कहता है कि जो एक स्टेट है ये एक असल में ऑर्गेनिक चीज़ है। जिस तरह जानदार होता है ना, वो बढ़ता है, फलता फूलता है, मरता है, इसी तरह से वो स्टेट को भी डील करता है। अच्छा, वो कहते हैं कि ह्यूमन है ना, इसकी नेचुरल डिज़ायर है कि ये मिलजुल के रहे। इससे पहले मैंने आपको अरिस्टोटल के हवाले से बताया था कि अरिस्टोटल ने स्टेट की फॉर्मेशन के हवाले से, स्टेट की ओरिजिनेशन के हवाले से जो बात की थी, वो कहता है कि पहले जो स्टेट होती है, सबसे पहले ह्यूमन की एक बेसिक डिज़ायर होती है, उससे वो फैमिली बनती है। फैमिली के बाद अपने सोसाइटी की नीड्स को ओवरकम करने के लिए, अपने सोशल नीड्स को ओवरकम करने के लिए इंसान जो होता है, जो डिफरेंट फैमिलीज होती हैं, वो मिलके एक स्टेट बना लेती हैं, एक सोसाइटी बना लेती हैं, और डिफरेंट सोसाइटीज़ फिर आपस में मिलके एक पोलिस बना देती हैं, यानी कि एक स्टेट बना लेती हैं। इस तरह से ये भी कहता है कि इंसान की नेचुरल डिज़ायर है कि वो मिलजुल के रहे। अरिस्टोटल जैसा कहता है कि इंसान जो है वो तो एक सोशल एनिमल है, और सोशल एनिमल को रहने के लिए कोई लोग चाहिए, वो अकेला नहीं रह सकता, उसको इंट्रैक्शन के लिए अपने ही जैसे कुछ लोग चाहिए। अच्छा, वो कहता है कि जो स्टेट होती है ना, उसमें होता ये है, जब वो स्टेट बनती है तो वो कुछ ख़ास किस्म की करेक्टरिस्टिक्स को ऑप्ट कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है, और फिर इन करेक्टरिस्टिक्स की बिना पे उनके अंदर ग्रुप सॉलिडेरिटी इन्वोक होती है। और ये ग्रुप सॉलिडेरिटी जो होती है, ये इनको इनके जो फतह करदा इलाके हैं, या जो इलाके इन्होंने कब्ज़ा किए हुए हैं, उनकी प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, ये दो काम ये ग्रुप सॉलिडेरिटी करती है। ठीक है, ग्रुप सॉलिडेरिटी का ये काम होता है। अच्छा, अब ग्रुप सॉलिडेरिटी की ज़रूरत होती है, लेकिन ये ग्रुप सॉलिडेरिटी जो होती है ये टू फैक्टर्स से निकलती है। ये टू फैक्टर्स कौन से हैं? ये टू फैक्टर्स हैं, एक है असाबिया और दूसरा है रिलीजियस कॉन्शियसनेस। असाबिया एंड रिलीजियस कॉन्शियसनेस। सबसे पहले हम देखते हैं कि असाबिया क्या होता है। अच्छा, असाबिया जो वर्ड है, ये इसका मतलब होता है जिस तरह जो पगड़ी होती है उसको बोलते हैं। पगड़ी में जब पगड़ी बनाई जाती है तो उसमें डिफरेंट किस्म के वर्ड डाले जाते हैं उसको, और वो एक ना बंधन की सी सूरत होती है, बंधन को शो करती है, एक यूनिटी को शो करती है। और असाबिया भी एक एक्चुअली यूनिटी होती है, ये एक्चुअली ब्लड बॉन्ड को रेफ़र करता है। असाबिया जो होता है नेशनलिज्म को रेफ़र करता है, एक किसी कॉमन पॉइंट के ऊपर जो लोग इकट्ठे होते हैं, उस कॉमन पॉइंट की वजह से इकट्ठे होने की वो सूरत हाल को ये डिफ़ाइन करता है। इब्न खल्दून के मुताबिक जो फैमिली होती है उसके जो खून एक होता है, तो उस खून एक होने की वजह से उनके अंदर जो असाबिया है वो ज़्यादा मजबूत होता है। ज़्यादा मजबूत असाबिया ब्लड रिलेशंस के अंदर होता है। इस तरह कोई भी एक कॉमन पॉइंट हो, उसके बेस पे असाबिया पैदा हो जाता है। रिलीजियस कॉन्शियसनेस की बेस पे भी असाबिया ही एक्चुअली पैदा होता है। असाबिया जो यानी मतलब कि एक ही मज़हब के लोग हैं, उनके लिए एक दूसरे के लिए मोहब्बत लाजमी होगी, एक यूनिटी उनके अंदर क्रिएट हो जाती है। इकबाल का और जमालुद्दीन अफ़गानी का जो उम्मा का कंसेप्ट है वो भी यही है। इकबाल कहते हैं ना कि अखुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबिल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। यही रिलीजियस कॉन्शियसनेस है जो इकबाल के उम्मा के कंसेप्ट को शो करती है, और उसको ये असाबिया का कंसेप्ट भी सपोर्ट करता है। अच्छा जी, इसके बाद स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट हमने देखने हैं कि ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टेट कैसे कौन कौन से स्टेजेस से जो स्टेट होती है गुजरती है अपनी डेवलपमेंट के लिए। ये बर्थ के हवाले से तो हमने बात कर ली। अच्छा, सोसाइटी या स्टेट की डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस हैं, और ये स्टेजेस कौन कौन सी हैं इनके हवाले से हमने बात करनी है। सबसे पहली जो स्टेज है वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट स्टेट इस्टेब्लिश कैसे होती है, और जब ये इस्टेब्लिश होती है तो इसकी खासियतें क्या होती हैं। ये इसके फीचर्स हैं, ये हमने चंद फीचर्स इसके देखने हैं। तो अच्छा, ये जो पहली स्टेज होती है ये फाउंडेशन स्टेज भी बोली जाती है, और इस स्टेज के अंदर जो असाबिया होता है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। असाबिया का मैंने आपको बता दिया, जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बाकी स्टेजेस की निस्बत। और ये स्टेज जो पहली स्टेज होती है, इसके अंदर जो ग्रुप सॉलिडेरिटी होती है ये नस्ल की बेस पे और मज़हब की बेस पे एक्चुअली परवान चढ़ती है मेनली। ठीक है, बदवा पीरियड भी इसको बोला जाता है, मतलब कि इसके अंदर रूरल लाइफ होती है।
अच्छा, जब शुरू शुरू में स्टेट होती है, जब पैदा हुई होती है, तो उनके अंदर रिलीजन और ट्रेडिशंस के लिए जो ओबीडियंस होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आप पाकिस्तान की को अगर जहन में लाएं तो पाकिस्तान जब बना था तो लोगों के अंदर जो ओबीडियंस थी रिलीजियस को लेके, रिलीजन को लेके या और ट्रेडिशंस को लेके, कल्चर्स को लेके, वो उस टाइम पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी, क्योंकि वो पाकिस्तान की फाउंडेशन स्टेट थी, इसलिए फाउंडेशन स्टेट की वजह से। अच्छा, इसके अलावा वो अगली बात करता है कि जो जो एक रूलर होगा उस पर, उसका जो रूल होगा वो डिपेंडेंट होगा लोगों की तादाद पे, लोगों की तादाद पे, ठीक है, और उनकी पावर के ऊपर और लोगों की जो मदद उसको हासिल होगी उसके ऊपर। शुरू शुरू में जो स्टेज होती है, जो शुरू शुरू की जो स्टेज होती है स्टेट की, तो उसमें लोगों की ओपिनियन को ज़्यादा भाव मिलता है, ज़्यादा उनकी कदर की जाती है, इज़्ज़त की जाती है। आस्ता आस्ता जब दूसरी स्टेजेस आती हैं उनमें क्या होता है वो भी हम आगे जाके देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर यही नहीं कि लोगों की इज़्ज़त होती है, इसके अंदर जो चीफ होता है ना जौन सा, उसकी भी बड़ी इज़्ज़त होती है। इज़्ज़त होती है, इज़्ज़त मतलब कि वो असल में उन्हीं में से एक बंदा होता है, उसको वो उन्हीं में से एक बंदा समझते हैं, और काबिल बंदा जो उनमें से होता है उसको वो अपना चीफ मुकर्रर करते हैं। लेकिन वो जो चीफ बनता है वो उनका कोई मास्टर या किंग नहीं होता जो उनका आका बन जाए, उनको गुलाम बना लें, इस तरह से नहीं होता। हाँ, अगली स्टेजेस में आप देखेंगे को कि वो अपनी पावर को कैसे अब्यूज़ करता है। तो शुरू वाली स्टेज में वो एक एज अ चीफ ही काम करता है और उन्हीं में से मोस्टली वो बंदा होता है। अच्छा, जो रूलर होगा, जो उनका चीफ होगा, उसके लिए लाजिम है कि जो उनके उसके ट्राइब के लोग हैं उनके जो सेंटिमेंट्स हैं उनकी वो कदर करे, उनके साथ वो अकोमोडेट हो, खुद भी उनको फॉलो करे, ठीक है, अपनी जो पावर है उसको लोगों के साथ शेयर करे। ये उस पर शुरू वाली स्टेज के अंदर लाजमी होता है। अच्छा, आगे वो बात करते हैं अगली स्टेज की। अच्छा, इसके अंदर ना जो पहले वाली स्टेज होती है इसके अंदर रूलर और मज़ीद काम करता है कि जो अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए और अपनी नेशन को सिविलाइज बनाने के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो काम करने की ज़रूरत है वो काम करता है, लोगों को बेहतरी की तरफ लेके जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो शुरू वाली स्टेज होती है ये बेहतरी की तरफ लेके जाता है, लेकिन उससे पहले जो स्टेज होती है, ये पहली स्टेज है ना, इसमें लोग होते वैसे अनसिविलाइज्ड हैं, लेकिन जो यहाँ पे चीफ होता है और जो आवाम होती है उनकी कोशिश होती है कि उनकी कौम ज़्यादा से ज़्यादा सिविलाइज्ड हो, उनके कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा भाव दिया जाए, और इनमें दौलत की लालच शुरू में बहुत कम होती है, जो शुरू वाली स्टेज होती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हम अगली स्टेज पे चलते हैं। अगली स्टेज है द पर्सनलाइजेशन और कंसोलिडेशन ऑफ पावर। द पर्सनलाइजेशन और कंसोलिडेशन ऑफ पावर, इसमें पहले तो मैंने पहली स्टेज में बताया कि वो एक चीफ के तौर पे काम कर रहा होता है जो रूलर होता है, इसमें एब्सोल्यूट किंगशिप का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक होता है। किंगशिप, जो चीफ होता है उसके पास जो पावर्स होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा, इसमें नेचुरल सॉलिडेरिटी, कुदरती तौर पर उनमें जो असाबिया पैदा हो जाता है वो, और मज़हब जो है वो एक्चुअली पावर शेयरिंग का ज़रिया होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो इनके ऊपर ना अब जो एब्सोल्यूट रूलर है उसका असर और रसूख अच्छा खासा बढ़ जाता है सेकंड स्टेज में जाके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब सेकंड स्टेज आती है, जो ये ग्रुप सॉलिडेरिटी मैंने शुरू में बताया कि इनमें पैदा होती है, जो लोगों के अंदर होती है अपनी नस्ल की वजह से, उसको रिप्लेस कर देती है पेड आर्मी, मशीनरीज जिसको बोला जाता है, मशीनरीज। अच्छा, और एक ये ब्यूरोक्रेसी, ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। जब स्टेट बढ़ती है, डेवलप होती है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आते हैं, तो उसके लिए उसको उसके डिफेंस के लिए आपको आर्मी भी ज़्यादा चाहिए, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको ब्यूरोक्रेसी भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है।
जब आप ब्यूरोक्रेट्स बनाएंगे, एक ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइज करेंगे, एक आर्मी इस्टेब्लिश करेंगे, तो उनको तनख्वाहें देंगे, एक पेड आर्मी पैदा हो जाएगी। तो अब लोगों के अंदर जो शुरू में बग़ैर, मैंने बताया ना कि उनके अंदर दौलत का लालच नहीं होता, बग़ैर मतलब कि किसी दौलत के लालच के लिए वो अपने कबीले के लिए या अपनी स्टेट के लिए जो शुरू में बनती है उसके लिए लड़ते हैं। लेकिन अब उनको इस लड़ने के लिए, इस काम के लिए उनको पे दी जाती है उस मिलिट्री को, और उस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी उनको एक ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड की जाती है। फिर पता क्या होता है, आस्ता आस्ता जो रूलर आता जाता है उसको वो पर्सोनीफाई करना शुरू कर देते हैं, जो सेकंड स्टेज के लोग हैं। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड स्टेज में होता है कि जो नेचुरल असबिया है ना, मैंने बताया नेचुरल जो असाबिया होता है उसको असाबिया ऑफ रीज़न से रिप्लेस कर दिया जाता है। लोग फिर रीज़न ढूंढते हैं उसको अपनी जो स्टेट को सपोर्ट करने के लिए, अपने रूलर्स को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा जी, इसके अलावा जो पहले तो ये होता था कि लोगों की ग्रुप माइंड की जो फीलिंग्स होती थी उनको अहमियत दी जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, कोई लोग अपने आप को जो रूलर है उसकी कमांड्स के आगे सबमिट कर देते हैं। ठीक है, जो रियल अथॉरिटी है वो आस्ता आस्ता जो लीडर है उसके पास जाती रहती है। वो फिर अपने फॉलोअर्स के बगैर ही अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा होता है। आस्ता आस्ता इस तरह एक रूलिंग क्लास इमर्ज हो रही होती है सोसाइटी के अंदर, इमर्ज होना स्टार्ट हो जाती है इस सेकंड स्टेज के अंदर। देन आती है थर्ड स्टेज। द थर्ड स्टेज इज द पीरियड ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द स्टेट। इसके अंदर लीजर एंड ट्रैंक्विलिटी ज़्यादा आ जाती है। आस्ता आस्ता लोग अर्बन लाइफ की तरफ मूव करते हैं, आर्किटेक्चर की तरफ मूव करते हैं, साइंस की तरफ मूव करते हैं, आर्ट्स की तरफ मूव करते हैं। फिर उनको आसपास से कोई ख़तरात लाहिक नहीं होते, उनका कोई ख़तरा नहीं रहता, ना आप आसपास से और ना ही अंदर से। और ये स्टेट के पास, क्योंकि अब मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन की ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होती है, तो फिर दौलत कमाने की तरफ चले जाते हैं और ये एक वेल्दी स्टेट बन जाती है। यहाँ पे टैक्स और एग्रीकल्चर रेगुलेशंस ज़्यादा अच्छी तरीके से होती हैं। लोग ज़्यादा होते हैं, लोगों को कंट्रोल करने के लिए नए नए लाज बनते हैं। फिर जब लाज बनते हैं, बाहर से ख़तरा भी नहीं है, दौलत भी है, तो सब कुछ आ रहा है, अर्बन लाइफ भी आ गई है, तो फिर ये लोग ना लग्जरी लाइफ की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, और इस टाइम के अंदर इनकी स्टेट की जो इनकम होती है वो बढ़ चुकी होती है पहले की निस्बत, जो इस स्टेट के अंदर। अच्छा जी, अब इस स्टेट के अंदर और भी काम होते हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है, प्रोस्पेरिटी होती है और पब्लिक वेलफेयर के लिए काम भी होता है। इसके बाद आती है फोर्थ स्टेज, पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन। तरक्की रुक जाती है इसमें जाके, फोर्थ स्टेज में जाके। ये जो टाइम होता है ये बड़ा पीस का टाइम होता है और सेटिस्फिकेशन का टाइम होता है। फिर लोग ना लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, अपने माजी को याद करते हैं और उनके दिल में ये ख्वाहिशें पैदा होती हैं कि जो उनके एंसेस्टर्स के एक्शंस थे वो ज़्यादा अच्छे थे। आप देखते होंगे कि जिस स्टेट को ज़्यादा अरसा गुजर जाए तो वो अपने एंसेस्टर्स के जो एक्शंस हैं उनको उन पे फ़ख्र करना शुरू कर देते हैं आस्ता आस्ता। अच्छा, लाइक जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने का नारा था कि अगेन अमेरिका को दोबारा अजीम अमेरिका बनाना, इस तरह के डिफरेंट पार्टी इसको यूटिलाइज़ करते हैं और दोबारा से हम जो हमारी कंसेप्ट है दोबारा से खिलाफ कंसेप्ट को लेके आना, ये स्टेग्नेशन की स्टेट में मोस्टली होता है। अच्छा, इस स्टेज पे आके जो लीडर्स होते हैं ना वो इनकम्पिटेंट हो जाते हैं, इनकम्पिटेंट लीडर्स होते हैं और उनका करैक्टर अच्छा नहीं होता, इसके हवाले से वो बात करता है। और इसके साथ जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो बड़ी मैसी किस्म की ब्यूरोक्रेसी होती है और लग्जरी, अनविलिंगनेस, लेविश लाइफस्टाइल इस स्टेज के अंदर बहुत अरूज तक पहुंच जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद
क्या होता है कि जो रूलर होता है ना स्टेट के अंदर, उससे पहले वाले जो रूलर्स होते हैं, जो वो कुछ वो बना चुके होते हैं, उससे वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। आगे वो कहता है क्या खपे करना है, बस वो होता है जो कुछ हो चुका है। वो बड़े अपने जो हॉस्टाइल रूलर्स हैं, अपने जो दुश्मन हैं, उनसे भी बस पुरस्कून तरीके से अपना कंप्रोमाइज़ कर लेता है। किसी पंगे में नहीं पड़ता, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता। इस स्टेज पे आके ना ही खुद तरक्की करता है, बस अयाशी करता है, लग्जरी लाइफ गुजारते हैं। अपने लोगों को भी जो उसके लीड क्लास रूलिंग क्लास पैदा हो चुकी होती है, जो थर्ड स्टेज में मैंने आपको बताई, उसके साथ मिलकर खुद भी अयाशी करता है और अपने साथ के जो लोग होते हैं उनको भी करवाता है। इसके बाद आ जाती है फाइनल स्टेज। फाइनल स्टेज है डिक्लाइन की एंड डिसोल्यूशन की। ये एक्चुअली द फेज ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस एंड वेस्ट का है। ये यहाँ पर स्टेट होती है उसकी काफ़ी उम्र हो चुकी होती है। एक जो उसका एक अंदाज़ा था इब्न खुल्दून का, वो कहता है जब 120 साल एक नेशन को गुजर जाते हैं तो वो डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। अच्छा, इस स्टेज पे आके ना जो उनके अंदर शुरू में सॉलिडेरिटी की, जो ने पहले ग्रुप सॉलिडेरिटी थी, नेचुरल थी, फिर वो आके रिप्लेस हो जाती है पेड आर्मी से और ब्यूरोक्रेसी से। फिर भी और आस्ता आस्ता वो जो रिलीजियस कॉन्शियसनेस है वो भी, जो सॉलिडेरिटी होती है वो भी, वो आस्ता आस्ता ख़त्म होनी जो शुरू हो जाती हैं। ठीक, सीजेस टू एग्जिस्ट। अच्छा, इसके अलावा उनमें ना ना अपने आप को डिफेंड करने का, ना अपने आप को ना मज़ीद कनकिर करने का सपोर्ट रह जाता है। वो सेटिस्फाई तो फोर्थ स्टेज में ही हो चुके थे, इसमें मज़ीद ये काम होना शुरू हो जाता है। अब पहले मैंने कहा था कि जो ये रूलर्स है उस टाइम में फोर्थ स्टेज के अंदर, वो अपने जो उनके एंसेस्टर्स हैं उन्होंने जो कुछ कर दिया उस पर सेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन अब ये करते हैं कि जो इनके एंसेस्टर्स ने बनाया होता है अपनी प्लेजर और लस्ट के लिए ना, उसको भी बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, इस स्टेज के अंदर आके जो नेशनल आर्मी है वो सारी की सारी मर्सनरीज में चली जाती है। पहले तो आर्मी बनाई जाती है नेशनल लेवल पे, मुल्की लेवल पे, उस पेड होती है बल्कि, लेकिन वो आस्ते सब अपनी हिफाजत के लिए भी जो है ना मिलिट्री ख़रीदने शुरू कर देते हैं। पेड आर्मी टोटली आर्मी पेड हो जाती है। और जो जिनके अंदर नेचुरली वो स्पिरिट नहीं होता डिफेंड करने का, जो नेशनल आर्मी के अंदर होता है, मर्सनरी आर्मी के अंदर वो कुछ नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो इनएफिशिएंट हो जाती है और इसमें उस टाइम पे आके नफ़रत और गबार एक दूसरे के खिलाफ लोगों में बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये मसले बनते हैं और ये मसले जो हैं ये उस स्टेट को डिक्लाइन की तरफ ले जाते हैं। स्टेट यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये स्टेजेस मैंने इस सर्कल के अंदर भी शो की हुई हैं। एक द फाउंडेशन होती है सबसे पहले, फाउंडेशन चली जाती है कंसोलिडेशन में, कंसोलिडेशन के बाद आ जाती है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के बाद स्टेगनेशन हो जाती है, स्टेगनेशन के बाद लास्ट वाली स्टेज डिक्लाइन की तरफ चली जाती है, फिर स्टेट फाउंड होती है और इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, ये साइकिल। अच्छा जी, आगे है, अच्छा असाबिया के हवाले से बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देख लें टाइप्स ऑफ स्टेट मैंने बताया, वो भी हम देखेंगे, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि उसने जो टाइप्स ऑफ स्टेट जो बताई थी, वो तीन ऑफ टाइप्स ऑफ स्टेट की बात करता है। एक है सियासाए दीनिया। ठीक है, सियासाए दीनिया उसकी पहली स्टेट का नाम है। वो वाली स्टेट जिसका पर्पस शरिया और इस्लामिक थियोक्रेसी को प्रमोट करना हो, जो जिसके बारे में वो कहता है कि वो गवर्नमेंट डिवाइनली रिवील्ड लॉ के ऊपर बनी होती है। दूसरी है सियासिया अकलिया, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन लॉ एस्टेब्लिश्ड बाय ह्यूमन रीजन, जो इंसानी अकल की बेस पे जो जहाँ पे लॉज बनी, उसकी एग्जांपल है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। थर्ड जो उसकी जो टाइप है वो है सियासा ए मदीनिया। और ये वाली जो स्टेट होती है ये रूल ऑफ नॉलेज के बेस पे बनी होती है, रूल ऑफ नॉलेज लाइक जैसे प्लेटो की रिपब्लिक थी। ये तीन स्टेजेस होते, तीन स्टेट्स की टाइप्स होती हैं, सियासा दीनिया, सियासा अकलिया, सियासा मदीनिया। ठीक है, ये तीन होती हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके जो असबिया का जो कंसेप्ट है,
और इसकी जो नेशंस की राइज एंड फॉल में जो अहमियत है उसको हम देखते हैं। अच्छा जी, जो असाबिया का कंसेप्ट है, फार अब्ने खुल्दून, असाबिया के बारे में मैंने पहले बता दिया कि ये एक, अब्ने खुल्दून कहता है कि ये एक नेचुरल फोर्स है जो क्या करती है, डेवलपमेंट करती है किसकी, सिविलाइजेशंस की एंड पॉलिटिकल लाइफ की। ये एक्चुअली नेचुरल फीलिंग्स की कम्बिनेशंस का नाम है जिसकी बुनियाद कॉमन कॉज एंड कॉमन सर्वाइवल पे मबनी होती है। अपने सबका मकसद यही होता है कि अपने कबीले को बचाना है, अपने मुल्क को बचाना है, अपनी कौम को बचाना है। उसकी बेस में उनके अंदर जो यूनिटी आती है, जो बंधन आता है, उस बंधन को एक्चुअली बोलते हैं असाबिया। अच्छा जी, असाबिया के जो फीचर्स हैं उनमें क्या है कि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए जो फीलिंग्स होती हैं वो असाबिया के फीचर्स में आती हैं। लीडरशिप की जो कॉन्शियसनेस होती है, फेलोशिप ऑफ लीडर की जो कॉन्शियसनेस होती है, कलेक्टिव सिक्योरिटी की जो कॉन्शियसनेस होती है, विल फॉर डोमिनियन की जो कंसेप्ट ये होती हैं, इसके अलावा रिस्पेक्ट फॉर लॉज इसमें होते हैं। ये सारे के सारे असबिया के फीचर्स में आते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाती है असबिया की सिग्निफिकेंस, किसके हवाले से, इन द प्रोग्रेस ऑफ नेशंस और सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस में और नेशंस की प्रोग्रेस में जो असाबिया की अहमियत है वो क्या है। अच्छा जी, तीन तरह से ये जो है असाबिया इम्पोर्टेंस का हमल है। पहली है असाबिया प्रोमोट्स नेशनलिज्म। ठीक है, असाबिया नेशनलिज्म को प्रमोट करता है। जब एक लाइकली माइंडेड लोग होंगे, उनके अंदर असाबिया होगा, तो वो अपनी तरह से एक स्टेट या एक नेशन बनाने की तरफ काम करेंगे। ठीक है, एक मुल्क बनाएंगे। लाइक पाकिस्तान बना था, ये एक असाबिया ही था ना, एक असाबिया ही था जो रिलीजन की बेस पे था, जो इसको रिलीजियस कॉन्शियसनेस की बेस पे भी कह सकते हैं। और इसने ही लोगों को इकट्ठा किया था कि हमने एक ऐसा मुल्क बनाना है जिसमें हम अपने मज़हब के मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। तो उसके लिए फिर उनकी जो स्ट्रगल्स थी इकट्ठी हो गई थी और उसके नतीजे में एक नेशन बनी थी, पाकिस्तानी नेशन, और एक मुल्क वजूद में आया था। अच्छा, पहला यह है नेशनलिज्म को ये प्रमोट करता है। दूसरा यह है इट इंस्टिल्स द सेंस ऑफ कॉमन कॉज। एक ख़ास मकसद के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। ख़ास मकसद क्या हो सकता है, अपनी कौम की प्रोग्रेस हो सकती है। ठीक है, लाइक के इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर मुग़ल डायनेस्टी बनी, स्लेव डायनेस्टी बनी, ये आई थी, और इन सब ने अपनी गवर्नमेंट को, अपनी नेशंस को प्रमोट करने के लिए जो इलाके थे वो भी फतह किए, लड़ाइयाँ झगड़े भी किए। ठीक है, अपने आप को किसी न किसी तरीके से डिफरेंट पॉलिसीज़ के थ्रू मजबूत भी किया। ये एक्चुअली उनमें एक कॉमन काज थी जिसके लिए वो ये काम करते थे। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये जो होते हैं ये कॉमन गुड के लिए काम करते हैं। कॉमन गुड क्या होती है, हो सकता है कि ये कोई एक बंदा उठे, वो सबकी बेहतरी के लिए लोगों को इकट्ठा करे कि हमारे लिए, हमारी कौम के लिए ये अच्छा काम है, तो उसको उसके कुछ अच्छे काम को एज अ मंजिल लेके जब लोग इकट्ठे होते हैं तो वो भी एक असबिया की फॉर्म होती है। अच्छा, इसके अलावा असबिया है ना, ये लीडरशिप की कॉन्शियसनेस को भी प्रमोट करता है। लाइक के इलामा इकबाल कायद आज़म साहब थे, वो 1940s के बाद एक लीडर बने। वो एक कॉमन पर्पस के लिए काम कर रहे थे, तो वो एक लीडर की तरफ इसलिए जाते हैं कि वो लीडर उनको यकजा रखता है। वो यकजा किस बेस पे रख रहा था, वो रिलीजियस कॉन्शियसनेस की बेस पे रख रहा था। वो रिलीजियस कॉन्शियसनेस किस चीज़ को प्रमोट कर रही थी, वो असबिया को प्रमोट कर रही थी। ठीक हो गया, यहाँ तक ये हो गया। अच्छा, यहाँ तक था इब्ने खल्दून के बाद बाकी मुस्लिम फ़िलासफ़र सारे हो गए। इलामा इकबाल है वो आपने ख़ुद करना है और उसके नोट्स ETC मैं आपसे शेयर कर दूँगा।
बाकी आज के लिए यहाँ तक ही। खुदा हाफिज़।